अच्छा, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टारगेट कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक सिस्टम्स है। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरली बच्चों का वीक होता है क्योंकि ये इग्नोर किया जाता है, पर ये पेपर में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। तो जब हम इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करते हैं ना, जरा गौर से सुनना। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आगे वाले टॉपिक्स में हमें मसला ना हो, क्योंकि वो हम थोड़ा तेजी से लेके जाएंगे फिर, क्योंकि ये हमारा मेन सेगमेंट जो है ना, जो आपके बेसिक्स बनाता है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं एक इकोनॉमी की, जब हम इकोनॉमिक सिस्टम्स का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है। अब जरा गौर से बस सुनते रहना। जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी वो जगह होती है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बनते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं और एक्सचेंज किए जाते हैं। सही है। तो इकोनॉमी एक ऐसी जगह है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होते हैं, एक्सचेंज होते हैं एंड प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, उसके बाद फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर इकोनॉमी के अंदर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर इकोनॉमी के अंदर दो तरह के सेक्टर हो सकते हैं। सही है, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहां पर रिसोर्सेज की, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप होती है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बाद होती है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर की, इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर सारी की सारी जो रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है? यहाँ पर सारी की सारी रिसोर्सेज की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। तो जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास होता है। और गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा किसके लिए काम करता है? सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना। फिर आपको उसके अलावा एक और बात यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि हर इकोनॉमी एक चीज फेस करती है जिसको बोला जाता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर इकोनॉमी एक चीज फेस करती है जिसको बोला जाता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अब इकोनॉमी का काम क्या होता है? देखो, हमेशा याद रखना, हर इकोनॉमी का काम ये होता है कि हमें किसी तरीके से इस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो है वो क्या करना है? सॉल्व करना है। तो दे ट्राई टू सॉल्व दिस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से रिसोर्स एलोकेशन आनी चाहिए, क्योंकि देखो ये बात तो क्लियर है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली एलोकेट करना है। तो एलोकेट करने का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को लगाना। अगर मैं कोई गुड बना रहा हूं, या अगर मैं कोई स्कूल या कोई भी एजुकेशनल सेक्टर, या अगर मैं कोई भी हॉस्पिटल खोल रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा। आप रिसोर्सेज को वहां पर लगाओगे तब जाके आपकी काम शुरू होगा। तो कहने का मकसद है, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को लगाना। तो आप बहुत केयरफुली अपने रिसोर्सेज को यूज करोगे। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, मतलब किस बेसिस पे रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं। तो रिसोर्सेज की एलोकेशन तीन क्वेश्चंस के बेस पे होती है। तो थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस, इसको थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस भी बोला जाता है, या इसको थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस भी बोला जाता है। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज करता है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन के क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे जो है वो आप जो है वो अपनी रिसोर्सेज को क्या करते हो? एलोकेट करते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कि भाई सबसे पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि भाई बनाना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर आप फेस करोगे वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन ये होगा हाउ टू प्रोड्यूस, कि चलो भाई डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, आप किस तरीके से बनाना है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आ सकता है, और वो कौन सा है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। चलो भाई ये भी बता दिया क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि किसके लिए बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस, दो आंसर हो सकते हैं, या तो तुम लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हो, या तो तुम लोगों की वांट्स पूरी कर रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस कर रहे हो, कि लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो और मशीन का कम यूज कर रहे हो, या आप जो है वो मशीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और लेबर का कम इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है वो एक और क्वेश्चन आता है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का यहाँ पर आपके पास, या तो आप ये प्रोडक्ट सबके लिए बना रहे हो, फॉर एवरीवन,
सही है। या तो आप ये प्रोडक्ट सिर्फ उसके लिए बना रहे हो जो आपको पैसे दे रहा है, फॉर दोज हु पे, जिसके पास एबिलिटी है आप सिर्फ उसके लिए बना रहे हो, जिसके पास सफिशिएंट इनकम है आप सिर्फ उसके लिए बना रहे हो। अब अगर हम क्लियरली इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर देना दो हिस्सों में, तो बड़ी आसानी से हमें ये चीज समझ आ रही है कि ये जो येलो वाले आंसर्स हैं, ये येलो वाले आंसर्स किसके होंगे? ये येलो वाले आंसर्स हमेशा पब्लिक सेक्टर के होंगे। एक पब्लिक सेक्टर इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करता है और इस बेसिस पे रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। पर जहां तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, तो ये ब्लू वाला सेगमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर जो क्वेश्चन का आंसर देता है ना, वो इस बेसिस पे देता है कि वांट्स पूरी करनी है, कैपिटल इंटेंसिव पे काम करना है और सिर्फ उसके लिए बनाना है जो पैसे देगा। फिर हमारा यहाँ पर एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम्स। जो सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसको बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी, या आप सिंपली इसको कह सकते हो फ्री मार्केट। सही है, मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ये सिस्टम्स होते हैं। और ये मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर कौन मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर। सॉल्व नहीं होनी, पर आप ट्राई टू सॉल्व कर रहे हो, वर्ड्स पे फोकस करो बेटा। इसी तरीके से फिर आपकी यहाँ पर आती है प्लैंड इकोनॉमी। प्लैंड इकोनॉमी को दूसरे लफ्जों में जो है वो कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है, और इस इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर होता है। और फिर एक इकोनॉमी आपकी होती है जिसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि रियलिटी है। यहाँ पर आपको जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है वो पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों तरह के सेक्टर्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, अगर हम यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी की बात स्टार्ट करते हैं, तो जितनी भी पास पेपर में यहाँ पर केसेस आए मैं सारे यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ एक साथ, कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं और उनके आंसर क्या क्या होंगे। बस आप गौर से सुनते रहना, ये डेटा रिस्पॉन्स में ही बहुत आता है। जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मार्केट इकोनॉमी में सबसे पहली जो आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की ओनरशिप इंडिविजुअल्स के पास होती है। और जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डिमांड आता है। जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सप्लाई आता है। और आपको यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर देर इज मिनिमम टू नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पर रोल प्ले नहीं करती। और यहाँ पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करती, तो जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है, रिसोर्सेज कहाँ पर लगाने, रिसोर्सेज कैसे लगाने, ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो जब हम प्राइस मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ये कि प्राइस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा रिसोर्स किधर लग रहा है। और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। अब किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं, क्या प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर दो एग्जांपल्स दे रहा हूं। क्वेश्चन आता है पेपर में 4 मार्क का कि हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एलोकेट हो रही हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, भले वो क्यों ना हार्मफुल भी हो, अगर उसकी डिमांड बढ़ी, मार्केट में शॉर्टेज होगी, इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। जैसे ही इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, यहाँ पर सिग्नल किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर को ये सिग्नल मिलेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, एक काम करते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि हाई प्राइसेस हमें मिलेंगी। जब हम इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज भी यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। इसका मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगी, और इस तरीके से आपने रिसोर्स को एलोकेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ी तो प्राइस ने बताया कि कहां पर रिसोर्स लगाना चाहिए, तो प्राइस ने हमें इंडिकेट करा कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा है, यहाँ पर रिसोर्सेज को लगा दो। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं कि यार फॉर सम रीजन मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो पहले के मुकाबले में कम हो गई, इसका मतलब शॉर्टेज का ऑपोजिट सरप्लस होता है, और जब मार्केट में सरप्लस होता है तो प्राइसेस हो जाती हैं कम। तो जैसे ही प्राइसेस कम होंगी, इस बार प्रोड्यूसर को जो सिग्नल मिलेगा ना, वो ये सिग्नल मिलेगा कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता हो गया है, तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में चल नहीं रहा, कंज्यूमर हाई प्राइसेस पे नहीं करना चाह रहा है, कम प्राइसेस पे कर रहा है, तो प्रोडक्शन कम कर दो। और अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे, अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो इसका मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज का भी इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, और अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कम होगी। और क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज कम लग रही हैं तो तुम्हारी रिसोर्सेज अब फारिग हो चुकी हैं। अब जो तुम्हारी फारिग रिसोर्सेज है ना,
उन रिसोर्सेज को तुम डाइवर्ट करोगे। डाइवर्ट करने का मतलब होता है कि अगर इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम कर दी और रिसोर्सेज यहां से फारिग हो गई हैं, तो तुम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करोगे टू अ मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। इन्हीं रिसोर्सेज को किसी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पे लगा दो ताकि कुछ ना कुछ पैसा कमा सको। इसका मतलब प्राइस बढ़ी तो एलोकेशन बढ़ानी है, प्राइस कम करनी है तो एलोकेशन, प्राइस अगर कम होती है तो एलोकेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब रिसोर्सेज की एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म हो रहा है। और आपको 4 मार्क के सवाल में यही समझाना होता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट होती है ना मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। फिर एक 8 मार्क का सवाल आ सकता है, टू साइडेड आंसर, जिसमें वो फायदे नुकसान पूछेगा, या 4 मार्क का सवाल आ सकता है जिसमें फायदे पूछ लेगा, या 6 मार्क का सवाल आ सकता है जिसमें नुकसान पूछ लेगा। तो आपको क्लियरली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए ऑफ अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एडवांटेजेस की, मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो फायदों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का ये होता है कि एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है। बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो आपस में कंपीट कर रही होती हैं, और जब बहुत सारी फर्म्स आपस में कंपीट कर रही होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर के पास जो है वो चॉइसेस ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा फायदा यहां पर आप ये कह सकते हो कि जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होता है तो इस कंपटीशन की वजह से जो है वो इनोवेशन आती है। और जब मार्केट में इनोवेशन आती है तो इनोवेशन से भी मार्केट में चॉइसेस बढ़ती हैं। और इनोवेशन से एक और फायदा ये होता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको मिल रही है वो क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, और जब क्वालिटी अच्छी होगी तो इससे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आप एक और फायदा ये कह सकते हो कि भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में कंज्यूमर सॉवरिन होता है। सॉवरिन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सॉवरिन का मतलब होता है कंज्यूमर की पावर ज्यादा होती है। जब कंज्यूमर की पावर ज्यादा होती है तो कंज्यूमर की डिमांड मीट होती है, कंज्यूमर ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, कंज्यूमर अपने बेनिफिट को जो है वो मैक्सिमाइज करता है। तो अगर कंज्यूमर के लिए देखा जाए, उसकी डिमांड जो है वो जल्द से जल्द मीट हो जाती है। तो अगर उसकी डिमांड जल्द से जल्द मीट हो जाती है तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपका प्रोड्यूसर यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। और एक और बेनिफिट आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, फर्म्स आपस में बहुत ज्यादा compete कर रही हैं, तो सारी की सारी फर्म्स ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगी, और एफिशिएंट होके अपनी कॉस्ट को कम से कम रखेंगी ताकि कंज्यूमर को लो प्राइस चार्ज कर सके। और जब कंज्यूमर को लो प्राइस चार्ज करेंगे तो कंज्यूमर के लिए जो है वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह की चेन बनाओगे तब जाके वो आपको मार्क्स देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अब मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ, एडवांटेजेस इसके सिंपल है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक एडवांटेजेस है। पर अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर मार्केट फेलियर का टॉपिक थोड़ा टच हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस होते हैं कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, तो पूरा एक तरह से मार्केट फेलियर टच होगा वापस। क्योंकि अगर आप मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेज बताते हो ना, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ही यही है कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट होती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत अनरियलिस्टिक सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर एक इकोनॉमी जहां पर पब्लिक सेक्टर है ही नहीं, वहां पर पब्लिक गुड्स तो होंगे ही नहीं। वहां पर ना स्ट्रीट लाइट होगी, ना नेशनल डिफेंस होगा, ना फ्लड डिफेंस होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन गुड्स में आता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को ये चीज पता है कि विदाउट पेइंग भी हम इन चीजों के बेनिफिट उठा सकते हैं, तो पैसे क्यों दें। तो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी इन चीजों पे हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये चीजें प्रोवाइड कर भी दी तो मुझे मोस्ट लाइकली लॉस ही होना है, क्योंकि कंज्यूमर तो पैसा निकालेगा नहीं जेब से। इसका मतलब ये हुआ कि एक मार्केट इकोनॉमी में नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड होता है ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। यही सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे, और यही एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो क्रिएट कर देता है। फिर आप यहाँ पर ये भी बोलो कि कुछ गुड्स यहाँ पर ऐसे होते हैं जो अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, कुछ गुड्स यहाँ पर ऐसे होते हैं जो कि अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, जिसकी वजह से अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं। और जब वो अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं लग रही, अंडर एलोकेशन हो रही है, जरूरत से कम रिसोर्सेज लग रही है। मैं किन गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेरिट गुड्स के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर एलोकेशन ऑफ मेरिट गुड्स, अंडर एलोकेशन ऑफ मेरिट गुड्स आपका मार्केट फेलियर है।
क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी को बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो ओवर कंज्यूम्ड होते हैं। ओवर कंज्यूम्ड होने का मतलब है कि अगर एक चीज कंज्यूम ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फिर प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी, और जब प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर लगाई जा रही हैं, ओवर एलोकेशन हो रही है। और मैं जिन गुड्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो डीमेरिट गुड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर कंज्यूमर डीमेरिट गुड मांगेगा तो डीमेरिट गुड देंगे, मेरिट गुड नहीं मांगेगा तो नहीं देंगे। यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए काम हो रहा है। डिमांड अगर किसी हार्मफुल चीज की बढ़ती है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बना के दे देंगे क्योंकि प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पर आप एक और चीज कह सकते हो कि मार्केट इकोनॉमी में मोनोपलीज की एग्जिस्टेंस होती है। मोनोपलीज की एग्जिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है एक फर्म्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, और जब फर्म्स आपस में मर्ज हो जाती हैं तो फिर वो एक मोनोपली पावर क्रिएट कर लेती हैं। मोनोपली पावर क्रिएट करने का मतलब क्या है कि वो जान पूछकर जो है वो अपनी सप्लाई को करेंगी रिस्ट्रिक्ट। वो मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा से बढ़ती है, क्वांटिटी कम से गिरती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मोनोपली की डिमांड होती है इनइलास्टिक। तो फिर वो जो प्रॉफिट्स कमाते हैं ना उन प्रॉफिट्स को बोला जाता है एब नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहां से मुझे साफ साफ ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और एक और यहाँ पर हम अगर हम मसला देखें, क्योंकि वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि वो जान पूछकर रिसोर्सेज को अंडर एलोकेट कर रहा है ताकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोपली जो है वो जान पूछकर सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करती है ताकि मार्केट में शॉर्टेज हो, प्राइसेस बढ़े, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब्यूज ऑफ मोनोपली पावर भी एक मार्केट फेलियर का कॉज होता है। अब्यूज ऑफ मोनोपली पावर। क्लियर है ये चीज? मेरिट गुड जो है वो अंडर कंज्यूम्ड होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को उसको ट्रू बेनिफिट्स रियलाइज नहीं हुए होते हैं। मार्केट फेलियर के रिवीजन में बेटे हमने बहुत डिटेल में ये चीज डिस्कस करी थी, तभी कहता हूँ सारी क्लासेस लिया करो। फिर एक और यहाँ पर आप पॉइंट ये लिख सकते हो कि एक मार्केट इकोनॉमी में पुअर विल ऑलवेज सफर। जब पुअर हमेशा सफर क्यों करेगा? एक गरीब बंदा हमेशा सफर क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जिनके पास पैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मार्केट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अमीर और गरीब का फर्क जो है वो बहुत ज्यादा होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर आप यहाँ पर ये सकते हो जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, भाई मार्केट इकोनॉमी में फर्म्स जो हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में काम कर रही होती है। वो मशीन से ज्यादा इस्तेमाल करती है, वो लेबर कम से कम इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो एक मार्केट इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसकी वजह से हो सकता है कि इकोनॉमी में इनकम्स कम हो जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाए। अब तीन क्वेश्चन के जो जवाब हैं, थ्री क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, अगर आप नोट करो, एक मार्केट इकोनॉमी तीनों क्वेश्चन के जवाब जो है वो किस बेसिस पे देगी? प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे देगी। तो यहाँ पर देखो मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट टू प्रोड्यूस, वांट्स, हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर दोज हु पे। ये आंसर्स होते हैं मार्केट इकोनॉमी में जब रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं। और रिसोर्स एलोकेशन होती कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो मार्केट इकोनॉमी में इससे ज्यादा जो है वो आपको कुछ भी टेस्ट नहीं करेगा, जो मैंने आपको अभी चीजें बता दी हैं। सही है। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम की, तो दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है? दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारे पास आता है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी को जो है वो दूसरे लफ्जों में कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कमांड चल रही होती है और वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की, क्योंकि वही सब डिसाइड कर रही होती है। इसका मतलब हमारा सबसे पहला पॉइंट ही यहाँ पर ये आ गया कि हमें उसको ये बताना है कि एक प्लान्ड इकोनॉमी में जो यहाँ पर बादशाहत होती है वो बादशाहत किसकी होती है? पब्लिक सेक्टर की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट का रूल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी रिसोर्सेज की ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है। तो रिसोर्स एलोकेट कैसे करने, कहाँ लगाने, कैसे लगाने, किसके लिए लगाने, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसका मतलब अगर आपके पास वो क्वेश्चन में पूछता है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं इन प्लान्ड इकोनॉमी या इन कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। या आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के डिसीजंस डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ लगाना है।
उसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक प्लान्ड इकोनॉमी में मेरिट गुड्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा होंगे, एक प्लान्ड इकोनॉमी में जो है वो पब्लिक गुड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा होंगे, एक प्लान्ड इकोनॉमी में जो है वो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि एक प्लान्ड इकोनॉमी में अमीर और गरीब में इतना फर्क नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लान्ड इकोनॉमी में इक्वालिटी ऑफ इनकम होगी, इनइक्वालिटी नहीं होगी, इक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होगी। पर यहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान यहाँ पर आपका क्या आता है कि एक प्लान्ड इकोनॉमी में हमेशा डिले होता है। किस चीज में डिले होता है? डिले इन डिसीजन। क्या होता है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। एक प्लान्ड इकोनॉमी में हमेशा डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले होती है। क्यों डिसीजन मेकिंग डिले होती है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का है नहीं। गवर्नमेंट इदारे हमेशा स्लो होते हैं, सही है, वो मैनुअल काम कर रहे होते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि यार एक प्लान्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर की जो डिमांड है वो मीट नहीं होगी, सही है, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो मीट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्लियरली यहाँ पर समझ आ रहा है कि कंज्यूमर की यहाँ पर पावर नहीं है। आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट के पास मेहनत करने की कोई इंसेंटिव नहीं है। गवर्नमेंट क्यों मेहनत करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं। तो गवर्नमेंट इनोवेशन इतनी नहीं करेगी, गवर्नमेंट के पास कोई इंसेंटिव नहीं है। इसका मतलब कंज्यूमर के लिए जो चॉइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इनोवेशन नहीं है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेकार होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वैसे ही खराब हो जाएगा कंज्यूमर्स का। इसी तरीके से यहाँ पर आप एक और नुकसान जो है वो बता सकते हो कि गवर्नमेंट के सामने कोई कंपटीशन नहीं है, तो यहाँ पर आप बोलोगे लैक ऑफ कंपटीशन। जब लैक ऑफ कंपटीशन की बात की जाती है तो आप मेहनत नहीं करते और आपकी कॉस्ट होती है ज्यादा। गवर्नमेंट इदारे नॉर्मली बहुत इनएफिशिएंट होते हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, पर फिर भी वो हमें सस्ते प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो फिर यहाँ पर मसला क्या आता है? मसला यहाँ पर यह आता है तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को अपना टैक्स का पैसा लॉस कवर करने के लिए लगाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे ज्यादा प्राइजेस तो चार्ज नहीं कर सकती। तो ये जो कॉस्ट हमारी ज्यादा होती है ना, ये लॉसेस फिर गवर्नमेंट बेयर करती है और फिर बोरोइंग वगैरह करके इसको फाइनेंस किया जाता है। क्लियर है ये चीज? प्लान्ड इकोनॉमी के क्वेश्चंस पेपर में वैसे आते नहीं है, प्लान्ड इकोनॉमी के क्वेश्चंस पेपर्स में वैसे आते नहीं है, पर अगर आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आपको पता होनी चाहिए इसकी रिसोर्स की एलोकेशन, सही है। और सबसे लास्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो आपके पास पेपर में टेस्ट हो सकता है वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये पेपर में टेस्ट होता है, सही है। मिक्स्ड इकोनॉमी एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सेगमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी आ सकती है, सही है। वो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज आर एन एडवांटेज क्योंकि पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सही है। प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली डिसएडवांटेज होती है। अच्छा, जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर तुम्हें प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा, जहां पर तुम्हें प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा और जहां पर तुम्हें पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा। तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब रिसोर्सेज की ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी होगी, गवर्नमेंट के पास भी होगी, इसका मतलब दोनों होंगे। पब्लिक हॉस्पिटल भी होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे। और यहाँ पर एक और चीज आप याद रखना, मार्केट इकोनॉमी के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं, मार्केट इकोनॉमी के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं एडवांटेजेस में। मार्केट इकोनॉमी के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं एडवांटेजेस में, क्योंकि देखो मार्केट इकोनॉमी कहीं ना कहीं काम अपने तौर तरीके से कर रही होती है, पर मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है। अब जरा गौर से सुनना क्या बता रहा हूँ। जब पब्लिक सेक्टर की एग्जिस्टेंस आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर एक चीज इंट्रोड्यूस की जाती है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन सारी पढ़ ली है, हमने मार्केट फेलियर के टॉपिक में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन पढ़ी, हमने डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन पढ़ी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में क्या क्या आता है? प्राइस कंट्रोल्स आते हैं जिसमें मैक्सिमम मिनिमम प्राइस है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी आता है, रेगुलेशंस रूल्स एंड लॉज आते हैं, ये बैन वगैरह वाली पॉलिसी आ जाती है। तो हर वो पॉलिसी जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जितनी भी पॉलिसीज हमने पढ़ी हैं, ये जितनी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के टूल्स हमने पढ़े हैं वो सारे मिक्स्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो नहीं सकती क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब ही ये है कि आप इंटरवीन कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में। इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब ये एडवांटेज कैसे है?
ये एडवांटेज इस तरीके से कि अगर लेट्स से मैं आपको कहता हूं, हमने अभी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली, और हमने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, और वो मेजॉरिटी सारे कॉज ऑफ मार्केट फेलियर थे। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू टैक्सेस, थ्रू प्राइस कंट्रोल्स, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के जितने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको खत्म कर देती है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में एक मसला अभी हमने सीखा था, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में एक मसला अभी हमने सीखा था, और वो मसला किस चीज का था? अंडर एलोकेशन का मसला था। और अंडर एलोकेशन किस में हो रही थी? मेरिट गुड्स में हो रही थी। तो ये जो अंडर एलोकेशन का मसला था मेरिट गुड्स का, गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट जो है वो आएगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट उसमें तो नहीं है मार्केट इकोनॉमी में, यहाँ पर तो है ना। गवर्नमेंट यहाँ पर एंट्री मारेगी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, और गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू पॉलिसीज। कैसे इंटरवीन करेगी? अगर मेरिट गुड की अंडर एलोकेशन हो रही है तो इंटरवेंशन करेगी सब्सिडी के थ्रू। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंटरवेंशन करेगी थ्रू एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवेंशन करेगी थ्रू प्राइस कंट्रोल, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम प्राइस लगा के मेरिट गुड को सस्ता कर देगी। गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्ट प्रोविजन कर सकती है, मतलब ये जो पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रोविजन ही तो है, ये गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करती है ये चीजें। सही है, डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से अभी हमने एक और यहाँ पर मसला सीखा था कि भाई एक एक मार्केट इकोनॉमी में ओवर एलोकेशन होती है। एक मार्केट इकोनॉमी में ओवर एलोकेशन होती है, और किस चीज की ओवर एलोकेशन होती है? डीमेरिट गुड्स की। अब गवर्नमेंट जो है वो वापस से इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट जो है वो वापस से इंटरवीन करेगी, और इस बार मेरी इंटरवेंशन इस बेसिस पे होगी कि मुझे डीमेरिट गुड की ओवर एलोकेशन को कंट्रोल करना है, और इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे पॉलिसीज लगानी है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पर लगाई जा सकती हैं? यहाँ पर आप इनडायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी लगा सकते हो, यहाँ पर आप जो है वो एडवर्टाइजिंग की पॉलिसी लगा सकते हो, यहाँ पर जो है आप मिनिमम प्राइस की पॉलिसी लगा सकते हो। इसका मतलब मेरे पास बहुत पॉलिसीज हैं यहाँ जो मैं लगा सकता हूँ। या आप एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ जा सकते हो जो कि बैन है, आप रेगुलेशन की तरफ जा सकते हो। तो ये सारी पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू आप ओवर एलोकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। पर यहाँ तक मसला हल नहीं होता, यहाँ तक हमारा सिर्फ दिमाग जाता है। दिमाग इसका इससे आगे भी बढ़ना चाहिए आपका। अब इससे आगे दिमाग आपका कैसे बढ़ेगा? आप यहाँ पर उससे बात करो नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स की। आप बोलो कि एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स होती है। ये नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मसला क्यों आ रहा था? क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम था। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में ये मसला कभी भी नहीं आएगा। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में ये मसला कभी भी नहीं आएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये मसला कभी भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सोल प्रोविजन का मतलब क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड, और क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर होती है तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक गुड जो है वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर देगा। और कैसे प्रोवाइड करेगा? हमसे टैक्स लेके। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हम पे लगाएगा, पैसा जमा करेगा, और वही पैसे से हमें जो है वो पब्लिक गुड प्रोवाइड करेगा। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में मोनोपोलीज की एग्जिस्टेंस होती है। जिधर मोनोपोलीज की एग्जिस्टेंस आ गई वहां पर हमें ये चीज पता है कि वो एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं। वो जो है वो पैसा कमाने के लिए जो है वो अंडर एलोकेशन करते हैं, वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैसा कमा सके। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज की बात हो रही है यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज की बात हो रही है जिसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट का होता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी? गवर्नमेंट के यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। गवर्नमेंट यहाँ पर अगेन देखो लगाएगी तो पॉलिसी दी। अब मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसीज है? पहली पॉलिसी जो सबसे आसान यहाँ पर आप लगा सकते हो वो टैक्स है, कि उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स करो, उस पे जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा फाइन्स लगाओ। आप डीरेगुलेशन करो। डीरेगुलेशन का मतलब है कि आप दूसरे बिजनेसेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम करो, पेपर वर्क को कम करो, नए एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करो ताकि वो मार्केट में आए, कंपटीशन बढ़े। मोनोपोली के सामने जब कंपटीशन आएगा तो आधे मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम प्राइस लगा सकती है। जब आप मैक्सिमम प्राइस लगाओगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगी और मोनोपोली खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सबसे एक्सट्रीम मेजर यहां पर आपका क्या होता है कि यू कैन सिंपली नेशनलाइज।
नेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जब एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा, नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जब एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा किसको बेच दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर को। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा जो है वो किसको बेच दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर को बेच दिया जाता है। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो मार्केट फीलिंग तो करेक्ट कर रहे हैं बेटा, क्लियर है, यहाँ तो कोई मसला? बता दो। अब तो आज एक और टॉपिक कवर करा रहा हूँ मैं। नेशनलाइजेशन एक टॉपिक है। अब बताओ नेशनलाइजेशन से समझ के आया? सिर्फ नेशनलाइजेशन पे बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब सुनना जरा, एक और टॉपिक कवर हो रहा है, हाथों आती जरा गौर से सुनना। नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन में क्या होता है नेशनलाइजेशन में जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे सही काम नहीं कर रहे होते ना, गवर्नमेंट उनको खरीद लेती है। तो ओनरशिप जो है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, पब्लिक सेक्टर के पास। नेशनलाइज, गवर्नमेंट खरीद रही है। नेशनलाइजेशन के फायदे क्या हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई नेशनलाइजेशन के एडवांटेजेस बता दो, तो नेशनलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या फायदे होंगे अगर एक पब्लिक सेक्टर इदारा खरीद लेती है? सबसे पहला फायदा, सबसे पहला फायदा, सबसे पहला फायदा यहाँ पर ये होगा कि ये जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो पब्लिक सेक्टर होती है, अब जरा गौर से बस सुनते जाओ, आपका भी कंट्रीब्यूशन में देख रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला फायदा यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सेक्टर अपने जितनी भी डिसीजंस लेंगी ना, वो हमेशा सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट को देख के लेगी। सुनना जरा गौर से, सोसाइटी की कॉस्ट और सोसाइटी की बेनिफिट को देख के डिसीजंस लेगी। अब आप बेसिकली यहाँ पर बता क्या रहे हो, आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि एक प्राइवेट सेक्टर इदारा पब्लिक सेक्टर के पास आ गया है, ट्रांसफर हो गई है ओनरशिप पब्लिक सेक्टर को। अब आप फायदे बता रहे हो, आप बता रहे हो कि पब्लिक सेक्टर के बेनिफिट्स क्या हैं। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पब्लिक सेक्टर अपने डिसीजंस लेता है सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को देख के। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर हमेशा वो डिसीजन लेगा जो सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा एज कंपेयर टू कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर हमेशा वो बेनिफिट लेगा जिसमें सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा होगी तभी आप एक डिसीजन लोगे, वरना वो डिसीजन आप नहीं लोगे, क्योंकि आप चाहोगे सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट हो एज कंपेयर टू सोसाइटी की कॉस्ट। क्लियर है ये चीज? उसके अलावा, उसके अलावा जो है यहाँ पर एक और फायदा, एक और फायदा यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि यार एक इंडस्ट्री जब नेशनलाइज हो जाती है, एक इंडस्ट्री जो है वो जब नेशनलाइज हो जाती है, तो यहाँ पर एक और बेनिफिट ये होता है कि बहुत बड़ा आउटपुट जो है वो आप बना रहे हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही आ गया है, इतना बड़ा आउटपुट वो बना रहा है। जब इतना बड़ा आउटपुट वो वहां पर बना रहा होगा तो उसको एक चीज का बेनिफिट होगा जिसको क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ये होगा कि जब एक ही इदारा सारा आउटपुट बना रहा होगा तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम से कम होगी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को सप्लाई कर रहा है। और पर यूनिट कॉस्ट जब यहाँ पर कम होगी तो हो सकता है कि कंज्यूमर के लिए प्राइजेस क्या हो जाए, कम हो जाए। एक और बेनिफिट यहां पर आप ये कह सकते हो कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को नेशनलाइज करोगे तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएं। और जब वो लेबर इंटेंसिव की तरफ जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और जब वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमी में जो है वो इनकम्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और कोई बेनिफिट नेशनलाइजेशन का जो कि हो सकता है, मतलब पब्लिक सेक्टर का और कोई बेनिफिट, पब्लिक सेक्टर का और कोई बेनिफिट, कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के हाथ में आ जाता है, और कोई फायदा?
आपसे प्लान्ड इकोनॉमी का फायदा नहीं पूछा जा रहा है, आपसे नेशनलाइजेशन का फायदा पूछा जा रहा है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर के पास आ जाती है तो पब्लिक सेक्टर किस तरीके से ऑपरेट करेगी कि लोगों का फायदा हो। तो हमने सबसे पहला फायदा देखा कि भाई सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को देख के डिसीजन लेगी। सही है। वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाएगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी। वो लेबर इंटेंसिव होगा, लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, मशीन का कम इस्तेमाल करेगा, तो इससे इनकम्स बढ़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज। एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करेगा, ये एक अलग पॉइंट है। सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा, और क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा तो वो कोशिश करेगा कि हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सके, तो एवरी वन कैन अफोर्ड। इससे फायदा क्यों ये हो रहा है? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता ये, और क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होते तभी यहाँ पर एक बेनिफिट है ये। क्लियर है ये चीज। ये हमने जो है वो यहाँ पर उसको एडवांटेजेस बता दिए नेशनलाइजेशन के। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पर आप उसको बताओगे डिसएडवांटेजेस, अब नुकसान क्या है। सही है। लिख सकते हैं आते बेटा, पर वही बात है, बहुत अजीब सा पॉइंट आ रहा है। सही है। डिसएडवांटेजेस क्या है? बड़े सिंपल डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पे। अब देखो यही सारे पॉइंट आ गए, कौन कौन से पॉइंट आ गए आप जरा सुनना गौर से। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि लैक ऑफ कंपटीशन, जो कि सब कह रहे हैं। लैक ऑफ कंपटीशन, भाई आपने पब्लिक सेक्टर मोनोपोली बना दी, आपने गवर्नमेंट के हाथ में इदारा दे दिया, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट तो एक ही इदारा रखेगी ना। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे दावड़ ने दे दिया, एक्सेलेंट पॉइंट। कि यार गवर्नमेंट जो है ना, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा, एक बस पॉइंट सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया। गवर्नमेंट जो है ना वो अवॉइड करती है वेस्टफुल डुप्लीकेशन, वेस्टफुल डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप हमेशा नोटिस करना, गवर्नमेंट इदारा जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट ही संभालती है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे सिस्टम पब्लिक सेक्टर का भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे सिस्टम प्राइवेट सेक्टर का भी है, पब्लिक सेक्टर का भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर संभाल रहा है। तो जब आप गवर्नमेंट के हाथ में जब एक चीज दे देते हो ना, तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी कंट्री का रेलवे का सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया हुआ है, तो सिर्फ एक नहीं होगा, तीन चार रेलवे सिस्टम होंगे। फिर डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, रिसोर्सेज जाया होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा रेलवे सिस्टम दे दोगे तो फिर एक रेलवे सिस्टम होगा, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगी, तो रिसोर्सेज जाया नहीं होती इस तरीके से। तो ये एक बेनिफिट है अगर आप पब्लिक सेक्टर के हाथ में एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। अब मैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, अगेन ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था पर ये आपको पता होना चाहिए। नोट से इसको लाजमी तौर पे रीड करना है, इस टॉपिक को मैं आपको पेज भी अभी बता दूंगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? जब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसको मैंने बल्कि कॉपी किया हुआ था, तो सबसे पहला जो आपका डिसएडवांटेज होता है वो क्या था, हमने ऑलरेडी लिख लिया था, लैक ऑफ कंपटीशन। जब लैक ऑफ कंपटीशन होता है तो इसकी वजह से जो है वो इनोवेशन नहीं होती। जब इनोवेशन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कम होती है, कंज्यूमर के लिए चॉइसेस कम होती हैं, कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप क्या दे सकते हो? दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये दे सकते हो कि एक पब्लिक सेक्टर के पास इंसेंटिव नहीं है। जब इंसेंटिव नहीं होता तो मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते तो एफिशिएंसी क्या होती है, कम। एफिशिएंसी कम होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है तो हो सकता है गवर्नमेंट को प्राइसेस बढ़ानी पड़े, और अगर वो प्राइसेस नहीं बढ़ाती तो फिर उसको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, और जब लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है पब्लिक सेक्टर में, जिसकी वजह से जो है वो जाहिर सी बात है कंज्यूमर्स की डिमांड मीट नहीं होती, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो पाते। और नॉर्मली यही देखा गया है कि गवर्नमेंट के इदारे नॉर्मली बेकार ही होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, तो कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता। एक और जो आप नुकसान यहाँ पर लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब समझते हो? पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए लिए जाएंगे। इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। इकोनॉमिकल डिसीजन क्या होते हैं? इकोनॉमिकल डिसीजन वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, जो कि एक इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो यहाँ पर वो डिसीजन लेगी जो उसके वोट बैंक को बढ़ाए। ले रही है चीज? कोई मसला? अब यहाँ पर अगर इसके ऑपोजिट सिनेरियो पे जाए, इसका ऑपोजिट सिनेरियो क्या होगा? इसका ऑपोजिट सिनेरियो क्या होगा?
इसके ऑपोजिट सिनेरियो को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक पब्लिक सेक्टर इदारा बेच दिया जाता है, पैसों में बिकता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, और ओनरशिप जो है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होती है? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ट्रांसफर होती है। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर से ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही है। अगर एक ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही है तो इसके भी एडवांटेजेस होंगे, और इसके एडवांटेजेस अच्छे खासे होंगे। बेसिकली आप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट्स बताओगे, यहाँ पर आप क्या बताओगे? प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट्स बताओगे। सबसे पहला फायदा आप उसको बताओ कि एक प्राइवेट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट का होता है, और क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे। और जब उसकी कॉस्ट कम से कम रहेगी तो हो सकता है कंज्यूमर के लिए भी प्राइसेस कम हो जाएं, जिसकी वजह से कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इदारा दोगे तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनोवेशन ज्यादा करता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो चॉइसेस ज्यादा देता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करता है। इससे भी जो है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। उसके अलावा यहां पर आप क्या लिखोगे? एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट है भाई, गवर्नमेंट का वन ऑफ, मतलब आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं बेसिकली, मतलब एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी रेज हो रही है गवर्नमेंट के लिए। एक अमाउंट रेज हो गई ना, क्योंकि मैंने आपको बोला पैसों में बिकता है। जाहिर सी बात है, एक पब्लिक सेक्टर इदारा, पैसे मिलते हैं उसको जब प्राइवेट सेक्टर उसको खरीदता है, तो अमाउंट रेज हो रही है। यही अमाउंट गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर सकती है ऑन हेल्थ केयर। गवर्नमेंट यही अमाउंट जो है वो स्पेंड कर सकती है ऑन एजुकेशन। इससे भी जो है वो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगा। देखो पेपर में ऐसे वर्ड इस्तेमाल करोगे तब जाके जो है वो आपके आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी क्योंकि हेल्थ केयर पे खर्चा कर रहे हो। एजुकेशन पे खर्चा करोगे तो कंट्री का मतलब लोग एजुकेटेड होंगे ज्यादा। सही है। उसके अलावा यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, और क्या फायदे हैं? आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्विक डिसीजन मेकिंग करता है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? क्विक डिसीजन मेकिंग करता है, कंज्यूमर की डिमांड को जल्द से जल्द मीट करता है। तो कंज्यूमर जो है वो ज्यादा सेटिस्फाइड होता है अगर प्राइवेट सेक्टर के सामने उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है, पर वही इनोवेशन वाले पॉइंट के साथ ये आ गया। आप R&D वाले पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो इनोवेशन के साथ। और कोई बेनिफिट दिमाग में आ रहा है तो हम डिसएडवांटेजेस पे आ जाए। कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करेगा तो इससे वेस्टेज कम होगी, बिल्कुल। बहुत कम बच्चों ने एक चीज आइडेंटिफाई करी है जो मैं चाह रहा हूँ, मैं एंड में बताऊंगा आपको। आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में प्रोडक्शन आ गई है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। सही है। वो वेस्टेज कम से कम करेगा, वो आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। इससे हो सकता है कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारी कंट्री की ट्रेड पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है? अब नुकसान पे आ जाते हैं। बहुत लोग फायदे हो गए, खैर इतने तो आपके पेपर में याद भी नहीं होंगे। डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहली चीज जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर जो है, अभी हमने जो लास्ट पॉइंट देखा, कैपिटल इंटेंसिव काम करता है। कैपिटल इंटेंसिव काम करने का मतलब क्या है? कि वो मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है, वो लेबर का कम इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आते सात वर्कर्स को ले ऑफ करेगा। देखो वर्ड्स ये वाले यूज करने हैं, जैसे ही वर्कर्स को ले ऑफ करेगा पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम्स कम होंगी, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? देखो मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेज रिपीट ना करो बेटा। डीमेरिट गुड क्यों बोल रहे हो यहाँ पर आप यहाँ पर उसको ये बोलो कि हमने अभी पीछे यहाँ पर बोला कि गवर्नमेंट को एक इनकम मिल जाएगी। आप इस चीज को समझो कि इट इज अ वन ऑफ इनकम।
ये वन ऑफ इनकम है फॉर गवर्नमेंट। सही है, मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो वन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है? भाई गवर्नमेंट अगर अपना इदारा बेचती है तो हर महीने पैसे थोड़ी मिलेंगे, सिर्फ एक बार पैसे मिलेगा। ये एक बार पैसा मिलेगा, ये एक बार खर्च हो जाएगा, ये रेगुलर बेसिस पे थोड़ी मिल रही है। ये एक बार पैसे मिले, एक बार पैसा खर्च हो गया, खत्म। अब ये पैसा बार बार नहीं आएगा। फिर आप ये भी बोलो कि हो सकता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज डेवलप हो जाए। अगर प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली डेवलप होना स्टार्ट हो गई तो वही बात है, फिर ये लोग एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे, फिर ये लोग सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जान पूछकर ये लोग अंडर एलोकेशन करेंगे, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा के कस्टमर को कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बेसिकली ये अपनी पावर को अब्यूज करेंगे। सही है। और कोई नुकसान? वही बात है ना, हाई प्राइजेस इसमें ही आ गया ना। और सही है, तो ये आपके डिसएडवांटेज मेरे ख्याल में काफी हैं। आप रिपीट कर रहे हो पॉइंट्स, कोई नया पॉइंट मुझे कोई दे नहीं रहा, मेरे दिमाग में कोई नया पॉइंट आ रहा है। कोई नया पॉइंट अगर है तो बता दो, 1 मिनट और दे रहा हूँ। और वेस्टेज नहीं, लिख दिया ना ये मोनोपोली वाला पॉइंट। बेटा वही बात है ना, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि पीआईए प्राइवेटाइज हो गया, तो आप डीमेरिट गुड का पॉइंट कैसे फिट कर रहे हो? यहाँ पे नहीं आ सकता डीमेरिट गुड। एक्स इनएफिशिएंसी वाला पॉइंट भी मोनोपोली में कवर्ड हो गया कि इंसेंटिव नहीं होगा कुछ इंप्रूव करने के लिए। देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बोला है कि भाई गवर्नमेंट की ना ख्वारी बढ़ जाएगी। क्यों ख्वारी बढ़ जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ेगा। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगानी पड़ेंगी, क्योंकि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। अब यहाँ पर वक्त बर्बाद होगा। सही है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू मॉनिटर, टू मॉनिटर या रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली। सही है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। सही, अब काफी अब रिपीट हो रहे हैं। सही है, इनफ हो गया। तो हमने प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन भी कवर कर लिया। पेज नंबर 77 है नोट्स में, मेरे ख्याल में पेज नंबर 77 चेक कर लो एक बार कंफर्म, अगर किसी के पास नोट्स पड़े हुए ना मैं यहाँ पर लिख दूंगा पेज। मेरे ख्याल में 77 है। तो पेज नंबर 77 है या 78 है। तो ये नोट्स का इसका पेज है, ये टेबल उसका पूरा रीड कर लेना। इकोनॉमिक सिस्टम भी हमारा हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टारगेट कर रहे होंगे ना, वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर्स होगा, मल्टी नेशनल्स होगा। फिर उसके बाद हम जो है वो लेबर मार्केट पे जा रहे होंगे। और फिर सबसे एंड में हम कॉस्ट एंड रेवेन्यूज पे आ रहे होंगे। फिर हमारा पूरा माइक्रो डिवाइड हो जाएगा। 3 दिन का अब हमारा रह गया मैक्सिमम मेरे हिसाब से।